स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री का 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक गतिकी का सारा लेक्चर समाप्त कर दिया था, जो थ्योरी का था, जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में आप रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स का बना हुआ है, सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स को हमने 12 लेक्चर वीडियो में समाप्त किया है। तो बच्चों 12th लेक्चर वीडियो में जब समाप्त कर दिया है तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में और भी एग्जामिनेशन में जो आते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स पैटर्न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनेशन बच्चों किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हो रहा है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना होता है कि आप ऑब्जेक्टिव्स उसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव हम यहाँ बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है बच्चों, वो किसके द्वारा ज़्यादा प्रभावित होता है, इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किससे प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए है ताप से, बी है दाब से, सी है सांद्रता से और डी है तनुता से। तो देखो बच्चों, अभिक्रिया का वेग तो सांद्रण पर निर्भर करता है। आपके माइंड में यहाँ पर आ रहा होगा क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आप ये सोचो कि अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रभावित किससे होता है। प्रभाव का मतलब उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो देखो, सांद्रण पर वेग तो निर्भर करता है बच्चों, लेकिन अभिक्रिया का वेग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है बच्चों, वो किससे होता है? तो ताप से होता है। किससे होता है बच्चों? ताप से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ताप से, क्योंकि दाब का ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दाब से ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है वेग पर। सांद्रता पर वेग निर्भर करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ताप प्रभाव डाल देता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अभिक्रिया में सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है बच्चों? 2 गुना हो जाता है ना। अब यहाँ पर तनुता है, तो विलयन को आप जितना तनु बनाओगे, यानी वही है, सांद्रता से ही रिलेटेड है। और सांद्रता का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा विलय, और तनुता का मतलब कम से कम विलय। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा अगर अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है तो किससे होता है? ताप से। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ताप। तो आइए दूसरा ऑब्जेक्टिव पे आते हैं बच्चों। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि वेग स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। वेग स्थिरांक का मतलब बच्चों के, हमने रेट कांस्टेंट को क्या दिखाया? के से। तो के किस पर निर्भर करता है, के की इकाई किस पर निर्भर करता है? तो के की इकाई किस पर निर्भर करता है बच्चों? तो हमने बताया है आपको, हमने क्या बताया है, यूनिट ऑफ के निकालने के लिए क्या है यूनिट्स ऑफ के? तो आपको पता था मोल पर लीटर का पावर 1 - n इंटू क्या था? पर सेकेंड था ना। तो अब यहाँ पर देखना ये है बच्चों कि 1 - n, n क्या होता था? तो n जो होता था वो होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या होता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यानी कि अभिक्रिया की कोटि। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि n जो है अभिक्रिया की कोटि है, तो n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा k का यूनिट भी क्या होगा? ठीक वैसे ही चेंज हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर अब देखो ऑप्शन क्या कहता है, वेग पर, अनुक्ता पर, कोटि पर, या इनमें से सभी पर। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर का मतलब बच्चों कोटि। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कोटि पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में आते हैं। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर कहो बच्चों, या इसको हम वेग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो देखो ताप बढ़ाने के साथ घटता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है, ताप पर निर्भर करता है या सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब ताप पर निर्भर करता है, ये भी सही ऑप्शन है। ताप बढ़ाने के साथ घटता है, ये भी गलत ऑप्शन है। ये दो गलत ऑप्शन है, ए और डी। ताप बढ़ाने से बढ़ता है, तो ताप बढ़ाने से बढ़ता है या ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो बच्चों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जनरली क्या होता है? तो ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ताप बढ़ाने से बढ़ता है या ताप पर निर्भर भी करता है, दोनों ऑप्शन ले सकते थे हम बच्चों। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो सही पूरा जो इंपॉर्टेंट है इसका जो आंसर वो है ताप बढ़ाने से बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आते हैं बच्चों। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो के है बच्चों, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो के है, ठीक है, वो क्या है? तो किस पे निर्भर नहीं करता है।
तो बच्चों देखिए आपको हमने एक फार्मूला पढ़ाया था। क्या फार्मूला पढ़ाया था? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए टी हाफ का फार्मूला। इसके लिए क्या बताया था? टी हाफ। तो टी हाफ का फार्मूला होता है 0.693/K। यानी K जो है बच्चों, फिर से एक बार आप देखिए तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, कहीं सांद्रता का जिक्र इसमें नहीं है। तो यानी किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? तो निर्भर नहीं करता है, कह रहा है ना, तो निर्भर किस पे नहीं करता है? तो निर्भर किस पे नहीं करेगा बच्चों? तो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, सांद्रता का कहीं जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ताप पर निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों? तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? किसी शून्य कोटि अभिक्रिया का दर। तो किसी भी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो है बच्चों वो क्या है? तो जो दर होता है वो क्या होता है बच्चों? तो किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो दर होता है निश्चित होता है, समय के साथ घटता है या समय के साथ बढ़ता है या कभी घटता कभी बढ़ता है। तो देखो शून्य कोटि का बच्चों हमने आपको बताया था, क्या बताया था? ग्राफ बताया था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि क्या था शून्य कोटि में? तो शून्य कोटि में क्या होता है बच्चों कि समय के अनुसार अभिकारक की सांद्रता तो होती है, वो तो घटेगी ही घटेगी, ठीक है। तो समय के साथ वेग का जो जहाँ तक रिलेशन है बच्चों, तो वेग एक समान रूप से ही निर्भर करता है, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसमें उपयोग होने वाले उत्प्रेरक या उसमें उपयोग होने वाले कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश उस पर निर्भर करने लगता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का दर जो है एक प्रकार का कांस्टेंट होता है, निश्चित रूप से क्या होता है? चलता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बताते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम लोग जान रहे हैं छठा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए छठा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है बच्चों कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। यानी कोई भी पदार्थ का अभिक्रिया जो अगर कराते हैं बच्चों, तो उसका दर जो है वो उस पदार्थ की किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो देखो पदार्थ के क्या होते हैं बच्चों कि अंदर एनर्जी होता है, और उसी एनर्जी से वो क्या करता है? अपनी सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करता है और उसके अणु आपस में टकराते हैं और अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों उस पदार्थ का कौन सा ऊर्जा है? तो सक्रियण ऊर्जा जो होता है वो पदार्थ का सक्रिय भार से निकलता है। किससे निकलता है? सक्रिय भार से। तो परमाणु भार, समतुल्य भार, अणुभार, सक्रिय भार। देखिए ऑप्शन है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सक्रिय भार। यानी कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने का दर उस पदार्थ के सक्रिय भार पर निर्भर करता है बच्चों, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। क्या इकाई है बच्चों? तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देखो वेग स्थिरांक की इकाई, तो यूनिट कैसे निकालते हैं अभी हमने बताया। के का यूनिट कैसे निकालते हैं बच्चों? तो हमने देखिए यहाँ पर बताया, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यूनिट ऑफ के क्या होता है बच्चों? तो हमने बताया था अभी, मोल पर लीटर का पावर 1 - n इंटू पर सेकेंड, है ना। तो बच्चों अगर आपका शून्य कोटि है तो n क्या हो जाएगा? 0। तो मोल पर लीटर का पावर 1 - 0 इंटू पर सेकेंड, तो 1 - 0 जाएगा, क्या रहेगा? 1 ही रह जाएगा। तो मोल पर लीटर रह जाएगा और इंटू पर सेकेंड हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ है, किस ऑप्शन में? लीटर पर सेकंड नहीं होगा, मोल पर लीटर नहीं होगा, मोल पर सेकंड नहीं होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब देखो क्वेश्चन 8वां जो है बच्चों फिर वो प्रथम कोटि के लिए पूछ रहा है। यानी अब हम लोग n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे? तो n की वैल्यू 0 की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। अगर 1 रखिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? चलिए हम नीचे ही दिखा देते हैं। अगर n = 1 रखते तो क्या हो जाता बच्चों? मोल पर लीटर का पावर 1 - 1 इंटू पर सेकेंड। अब किसी भी चीज़ में देखो 1 - 1 है, तो यानी क्या हो जाएगा बच्चों? यानी 1 - 1 है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मोल पर लीटर का पावर 0 हो जाएगा इंटू पर सेकेंड हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो यानी कि सिर्फ क्या बच जाएगा? पर सेकेंड। यानी पहला ही ऑप्शन है पर सेकेंड, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा बच्चों? तो पर सेकेंड हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बच्चों कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है, यानी टी हाफ कितना होता है। तो इसका तो फॉर्मूला ही पढ़ा है बच्चों ना, प्रथम कोटि के लिए टी हाफ कितना होता है? 0.693/K। आपको एक फार्मूला आपको प्रूफ किया गया है कि टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? तो 0.693/K। किसके लिए बच्चों? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए 10वां क्वेश्चन पर ये क्या कहता है कि उत्प्रेरक वह वस्तु है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है बच्चों, एक वस्तु है
तो कैसा वस्तु है? तो ऑप्शन ए है प्रतिफल का सांद्रण बढ़ाता है, अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित करता है, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम करता है, या अभिक्रिया में ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा देने का काम कभी उत्प्रेरक नहीं करता बच्चों। उत्प्रेरक अभिक्रिया को कराने के लिए क्या करता है? वो प्रतिफल और अभिकारक के बीच में एक साम्यावस्था प्रदान करने का जो है ना कह सकते हैं टाइमिंग को घटा देता है। जैसे देखो बच्चों, कोई भी अभिक्रिया होता है तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ अगर ए से बी बनता है, तो अगर उस पदार्थ से अगर हम बी से फिर ए पदार्थ ए बना ले, यानी उसके फिर से वही पदार्थ में चेंज कर दें, तो दोनों का रेट होता है क्या? ये आगे वाला होता है जो इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, पीछे जो होता है उसको रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और साम्यावस्था में दोनों क्या होता है बच्चों? आर एफ और आर बी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि अभिक्रिया जब ए से बी बन रहा है या बी से ए बन रहा है, तो दोनों में साम्यावस्था बनाने के लिए क्या होगा? तो दोनों का वेग क्या होगा? बराबर होगा। तो यही बराबर करने का काम, यानी कि जल्दी से साम्यावस्था उत्पन्न करने का काम कौन करता है बच्चों? तो उत्प्रेरक काम करता है। किसी भी अभिक्रिया में चाहता है कि जितना जल्दी अभिक्रिया को वो कराकर निकल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो आगे होने वाली अभिक्रिया और जो बैक होने वाली अभिक्रिया पीछे से होने वाली है, दोनों के रेट को क्या करता है? वो जल्दी से इक्वल करने का काम करता है। शून्य कोटि अभिक्रिया 11 क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया गया है। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होना चाहिए, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a होना चाहिए, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होना चाहिए, या टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आपको हमने बताया है कि किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो हम लोग टी हाफ देखे थे बच्चों, तो टी हाफ का फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे? a/2k। ए क्या था बच्चों? वही ए सांद्रण है, जिसको हम यहाँ पर ए से क्वेश्चन में दिखा रहा है। तो बच्चों देखिए, टी हाफ जो है वो a/2k है, तो आप हमको बताइए कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? ए है। और टी हाफ जो है शून्य कोटि का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? 1/k का है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि ए का क्या है? सीधा समानुपाती है। तो सीधा समानुपाती कौन है? पहला ही ऑप्शन है बच्चों कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो टी हाफ है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है बच्चों। तो इस ऑब्जेक्टिव्स को आप जल्दी से नोट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और से जिसको हम बताते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपको बताने जा रहे हैं 11 ऑब्जेक्टिव्स के बाद 12वां ऑब्जेक्टिव्स क्या कहता है कि अभिक्रिया H2 + Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, 2HCl फॉर्म कर रहा है, कहता है अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो आप लोगों को पता है बच्चों कि अभिक्रिया की कोटि जब भी हम लोग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? तो अभिक्रिया के वेग व्यंजक से रेट एक्सप्रेशन से। लेकिन जब भी आपको हमने बताया कि अभिक्रिया में 2 चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अगर आप कहीं भी अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि सनलाइट है ना, एरो पे लिखा हुआ है, या किसी भी कैटलिस्ट का नाम दिया हुआ है, तो ये 2 केसों में अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, क्योंकि ऐसे अभिक्रियाओं का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वो सीधे सनलाइट या कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कोई सोचना ही नहीं, डायरेक्ट आप क्या दे दोगे? अभिक्रिया की कोटि शून्य कर दोगे। लेकिन 13 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये एस्टरिफिकेशन का डीस्टरिफिकेशन रिएक्शन है बच्चों। तो इसमें क्या कहता है? CH3COOC2H5 + H2O बना रहा है CH3COOH + C2H5OH। तो कहता है अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो पहले इस अभिक्रिया के लिए बच्चों आप रेट लिख लो। क्या लिख लो? रेट लिख लो। तो रेट = K। अभिकारक आपका क्या है? CH3COOC2H5 का पावर क्या हो जाएगा? 1 × H2O का पावर। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है बच्चों, किसी भी अभिक्रिया में अगर आप जल का इस्तेमाल कर रहे हैं अभिकारक के रूप में, तो क्या, तो वहाँ पर हम लोग जल जो होता है एक विलायक के तौर पे लिया जाता है बच्चों। वो अभिकारक का कह सकते हैं कि सांद्रता को वो शो नहीं करेगा रेट में, यानी अभिक्रिया के वेग में हम जल के सांद्रता का जिक्र नहीं करेंगे, यानी इसका सांद्रता हमेशा क्या होगा? विलायक की तरह देखा जाएगा और 0 होगा। ये हमेशा याद रखना है जब भी H2O रहेगा अभिक्रिया में। तो देखो बच्चों, ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो ऑर्डर निकालते हैं अभिकारक के सांद्रण पद का घात का योगफल। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1। तो अभिक्रिया की कोटि ऑप्शन का है? ऑप्शन सी, यानी कि 1 हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें भी आपको कोटि निकालना है। इसमें अभिक्रिया का नाम नहीं दिया और इसमें मान लिया है कि एक अभिक्रिया A + 2B है और C बना रहा है, तो इसकी कोटि क्या होगी? तो पहले इस अभिक्रिया के लिए रेट लिख लो, रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन K × क्या हो जाएगा बच्चों? A⁴ क्या? कुछ नहीं तो क्या लोगे? 1। अरे कोई अणु की संख्या नहीं है तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। और B का अणु कितना है? 2। तो × B⁴ कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है उसमें अभिकारक के सांद्रण पद के घात के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। 15th क्वेश्चन बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का।
है ना। और इस पर आप ध्यान से देखना कैसे हम बनाएंगे। कहता क्या है, एक अभिक्रिया दिया हुआ ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। क्या बन रहा है, ए से बी बन रहा है। इसको हम सॉल्व करते चलते हैं। तो ए से बी बन रहा है और कहता है अभिकारक की सांद्रता को 8 गुना बढ़ा देना है। तब क्या होता है, 8 गुना बढ़ा देने से अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, यानी किसी एक अभिक्रिया दिया हुआ ए से बी बन रहा है जिसमें ये आपका अभिकारक है और बी क्या है, प्रतिफल है। तो कहा क्या जा रहा है इसमें कि अगर हम अभिकारक की सांद्रता को 8 गुना बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ जाता है। तो बताइए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो देखिए बच्चों, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस अभिक्रिया के लिए हम 2 समीकरण बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे, 2 समीकरण बनाएंगे। ठीक है, ये जो अभिक्रिया दिया है इसके लिए 2 समीकरण क्या बनेगा। तो पहला लिखेंगे हम बच्चों कि रेट इज इक्वल टू, इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखेगा आप, के इंटू ए, इसका सांद्रण, और इसका घात यहाँ पर कुछ नहीं है पता, क्योंकि आपको यहाँ तो कोई अनुसंख्या नहीं पता। मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कितना मान लीजिए, एन मान लीजिए। ठीक है, अब चलिए, ये तो एक समीकरण हो गया बच्चों। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि जब सांद्रता को 8 गुना बढ़ाता है अभिकारक के, यानी अभिकारक की सांद्रता कौन है, तो यानी कि ए की वैल्यू अगर 8 हो जाती है, ठीक है बच्चों, तो वेग कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी रेट भी क्या हो जाता है बच्चों, डबल हो जाता है। यानी ये समीकरण 2 कहता है। तो अब हम लोग करते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। तो क्या निकल जाएगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। रेट से रेट कैंसिल और यहाँ के से के भी कैंसिल, ए से भी कैंसिल, यानी कि कहने का मतलब कि 1/8 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर घात तो आपको लेके चलना है। घात क्या करना है आपको बच्चों, लेकर चलना है। तो घात यहाँ पर मान लो n लेके चलते हैं हम। तो अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 8n है ना। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ से सॉल्व कर लो पहले। देखो 1/2 और इक्वल टू 1/8 इंटू n है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि n की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, 1/n है ना, ये 1/n है। तो यानी कि 1/4 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको बच्चों आज के लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया कि केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक गतिकी का इम्पॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाएंगे आप, और किस तरह का ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। और इससे संबंधित अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होगा बच्चों, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।